स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे ग्रिड टाई इन्वर्टर्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि बिजली के बारे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आज के टाइम में यानी कि 2021 के टाइम में बिजली खुद से बनाना प्रॉफिटेबल है। यानी कि ये धीरे धीरे एक पहले समझिए एक ऑप्शनल चीज़ था। अब ये ऑप्शनल चीज़ से ऐसा चीज़ में बदलते जा रहा है कि आपको नहीं करना नुकसान करेगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कारण ये है कि इसका इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल जो है वो भागे जा रहा है। जैसे मेरा बिजली बिल करीब करीब 5,000 तक पहुंच जा रहा है। अब बोले ऐसा क्यों है? पर यूनिट का दाम ऐसा है कि भैया 100 यूनिट पे इतना दाम लगेगा, 200 यूनिट पे उस और दाम बढ़ाने लगेंगे पर यूनिट का, तो बर्बाद हो जा रहा हूँ मैं। तो इसीलिए समझिए ये ऐसा चीज़ है जिसको आपको आज नहीं तो कल करना ही है। ये ऑप्शनल नहीं रह गया अब फिर ये बात करते हैं कि ठीक है ये बहुत बड़ा रकम बात कर रहे हैं, मतलब सब चीज़ का दाम घट गया है और मैं तो कुछ कुछ जगह पे ऐसे दाम सुन रहा हूँ जो मुझे हजम नहीं हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में, पंजाब में, कई जगह पे, राजस्थान में कुछ कुछ जगह बोल रहे हैं लोग 10 किलोवाट का सिस्टम करीब 5 लाख के अंदर लगवा ले रहे हैं। बहुत सस्ता है अगर वैसा बात है तो, क्योंकि समझिए 5 लाख तो मतलब लोग गाड़ी में उतना खर्च करते हैं। तो अब ये तो हो गया कि आपका एक बड़ा रकम लगेगा, एक समझिए एक छोटी गाड़ी खरीदने जितना रकम लगेगा। लेकिन मेन उससे रकम से टेंशन नहीं होता है, लोगों को टेंशन होता है ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने इतना पैसा दिया, कब मुझे उससे फायदा होना शुरू होगा। वो चूंकि बिजली का दाम इतना बढ़ रहा है अब उस जगह पर पहुंच गया कि 5 से 8 साल में आपका रिकवर हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए जो लोग इंडस्ट्रियल प्लांट करते हैं उनको तो मतलब 2 साल में हो जा रहा है, क्योंकि उनका यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब पर किलोवाट आवर के लिए कितना बिजली दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो इस केसेस में उनको मतलब समझिए उनको ना करना तो उनको बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मतलब जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट अगर कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा जगह पे जहाँ पे सन आता ही नहीं, हमेशा बारिश ही होती रहती है, बात अलग है। लेकिन अगर वो ऐसे जगह, खास करके वेयर हाउस के बारे में जनरली किया जाता है कि अगर आप कर सकते हैं, आप नहीं कर रहे, आप अपना घाटा कर रहे हैं। और फिर ये समझिए कि एक अच्छा सिस्टम जो कि अच्छे ब्रांड से अच्छे वारंटी के साथ सब चीज़ करते हैं, मतलब एकदम चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट के पीछे अगर आप नहीं भागते हैं तो जनरली जो सिस्टम आपको मिलेगा वो थोड़ा महंगा लगेगा, लेकिन 20 साल से ऊपर का लाइफ रियल लाइफ में देने लगेगा। यानी कि आज के टाइम में कई सारे सोलर फार्म्स ऐसे हो चुके हैं जो 10 साल का मार्क क्रॉस कर चुके हैं और सही सलामत चल रहा है। अब लोगों के पास है वो मतलब एक्सपीरियंस की जहाँ कह सकते हैं नहीं इस कंपनी का मैंने लिया था, 10 साल तक चला। तो अभी भी वैसा नहीं हुआ कि मतलब मैं बहुत सारे प्लांट आपको खोज के दिखा दूँ जो 25 साल पुराना है, लेकिन अब उस जगह पे आ रहे हैं कि जहां आप लोग को बोलोगे आप कि ये 10-15 साल आराम से चलता है तो लोग मानेंगे, क्योंकि दिख रहा है अब हर जगह। तो ये हुआ बिजली का बात। अब बात करते हैं समस्या क्या, हर कोई क्यों नहीं कर ले रहा अभी। बात है पैसे की, बात नहीं है। पैसे का सबसे बड़ा दर्द जो आपका होगा वो बैटरी बैंक में होगा। यानी कि अगर आप सोचो कि सोलर लेते हैं, सोलर से बैटरी चार्ज करेंगे और बैटरी से इन्वर्टर लगाएंगे, इन्वर्टर से पूरा अपना बम बम घर चलाएंगे, उसमें सबसे बड़ा दर्द आपको आता है। मतलब सोलर पैनल आप सस्ता लगने लगेगा, इन्वर्टर उतना महंगा होता नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बैटरी छुएंगे आपका बैंक बैलेंस स्वाहा हो जाएगा। तो यही समझिए जितना बड़ा बैटरी बैंक चाहिए घर को पूरी तरह से चलाने। हम लोग इंडियंस हर कोई घर में बैटरी रखता है, लेकिन हम लोग सिर्फ बैटरी इसलिए रखते हैं भैया थोड़ा सा पंखा चल जाए, थोड़ा सा बल्ब चल जाए, थोड़ा सा टीवी वी चलता रहे। कोई बहुत कम लोग हैं जो इतना बड़ा इन्वर्टर रखते हैं जो एसी चला सके। और अगर आप पूरा घर को चलाना चाहते हो तो आपको बहुत बड़ा किलोवाट चाहिए। यानी कि अगर आपका घर का पूरा लोड है तो प्रैक्टिकली जैसे 2 मंजिले के घर में जनरली कहा जाता है 2 एसी तो मिनिमम चलेगा। तो 2 एसी का किलोवाट का लोड मान लीजिए 3 किलोवाट आपका हो जाएगा। फिर आप बात करते हैं वाटर पंप आपका हो गया, फिर फ्रिज हो गया, ये सब कंपलसरी में गिना रहा है। और इस सब के बाद लाइटिंग, कंप्यूटर्स, अगर आप बहुत कंप्यूटर पर काम करते हैं, कंप्यूटर भी बिजली खाता है, हवा में तो नहीं चलता है। तो सब मिला के आपको कई किलोवाट का आपका इन्वर्टर का कैपेसिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा एक बात ये समझिए कि सन जो है मैक्सिमम पीक पावर जो है वो जनरली नहीं देता कि 6 का 6 घंटा देगा, वो जनरली 4 ही माना जाता है पीक पावर। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप समझ रहे हैं आपको 20 घंटा आपका बैटरी का टैंक जो है यानी कि कैपेसिटी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि वो 20 घंटा तक लोड ले सके। यानी कि आपका किलो वाट आवर जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए। ये असंभव नहीं है, किया जाता है। आप लोग में से जो जो लोग सब स्टेशन गए होंगे, देखे सब स्टेशन में बैटरी वाहन, वो तो समझिए एक मोहल्ला को चला दे कुछ देर तक, तो उसमें तो टेंशन नहीं है और आता है ये सब सिस्टम। लेकिन ये सब आपका सोलर, अरे सोलर तो मुंह दिखाई का खरीद लेते हैं, अरे बच्चा को थोड़ा एक दिन पॉकेट मनी नहीं दिए उससे हम सोलर खरीद लिए, इतना सस्ता लगने लगेगा। तो हिसाब वही समझिए कि अगर आप एक ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें आपको पूरी लग्जरीज रहें, तो आपको इतनी एनर्जी स्टोर करनी पड़ेगी कि आपको दूसरा सनराइज यानी कि आज आपने जितने बिजली खपत करेंगे कल का मतलब 4 घंटा तक का वो उसको खींचे जाना चाहिए। और उसमें भी हमेशा ऐसा नहीं हो कि हर बार वो फुल चार्ज कर सके, कई बार थोड़ा कम हो सकता है। और जो लोग सीरियसली ऑफ ग्रिड करना पड़ता है जिनको, वो लोग जनरली करते हैं कि एक थोड़ा सा जनरेटर रख देते हैं और उसको टाइमर पे चलाते हैं कि हर महीना में वो एक बार कम से कम चालू कर दे, ताकि अगर बिगड़ रहा है तो पता चल जाए। और मतलब ऐसा नहीं कि एकदम इमरजेंसी में जरूरत पड़ा पता चला नहीं
जनरेटर बंद पड़ा था। तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ा बैटरी बैंक है और बैटरी बैंक नहीं फुल चार्ज हो पा रहा है, तो एक बार जनरेटर चालू करके एक बार उसको टॉप अप कर देता है, जनरेटर का भी हेल्थ पता चल जाता है, बैटरी बैंक भी सेफ हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसीलिए हर कोई इस पर कूद नहीं रहा है। तो इसको सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने सिस्टम इंप्लीमेंट किया जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिड टाई। ग्रिड टाई में काम ये रहता है कि ग्रिड आपका एनर्जी स्टोरेज कर रहा है, यानी जो बिजली का तारा आ रहा है वही बैटरी के तौर पे बिहेव करेगा। तो इसमें हिसाब ये रहता है कि आप सोलर फार्म जो है बढ़ा लीजिए, जैसे कि 6 किलोवाट का लीजिए। जनरली छोटे घर के लिए 3 कहा जाएगा, बड़ों के लिए 6, बहुत बड़ा के लिए 10। तो आप इतना लिए, ठीक है, सब चीज़ बल्ले बल्ले। अब बात है कि बहुत कम ही चांस है कि आप दिन में उतना किलोवाट खा रहे हैं, बहुत कम चांस है। मतलब अगर वो 10 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है मान लीजिए 4 घंटा तक, बहुत कम चांस है कि मतलब आपका स्पाइक जरूर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 एसी चालू किए, शुरू में खूब एसी लोड लिया, लेकिन जब एक बार रूम ठंडा हो गया तो एसी उतना लोड नहीं मारेगा। आपने वाटर पंप चालू किया तो क्या 4 घंटा थोड़ी लगने वाला आपका वाटर पंप को फुल होने में, वो शुरू में चार्ज खाएगा, उसके बाद फिर खत्म। तो हिसाब ये रहता है कि बैलेंसिंग ऐसी की जाती है कि दिन में आप बिजली बेचिए, आपका जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो आप बेचिए, और रात में खरीद लीजिए बिजली। तो आप बैटरी नहीं खरीद रहे, आप बस जो बेच रहे हैं और जो खरीद रहे हैं, वैसे करके आपका दोनों बैलेंस रहता है। और अगर आपका ये दोनों का बैलेंसिंग, यानी कितना खपत हो रहा है कितना बेचा जा रहा है, इसका बैलेंसिंग सही रहा तो आपको जनरली मंथली बिल आपका जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। और ये समझिए कि गवर्नमेंट सब्सिडी भी ग्रिड टाई पे ही देता है। आप ऐसे बस सोलर लगाने जा रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं, आप बोलेंगे ग्रिड टाई लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। और इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा है? गवर्नमेंट को ये फायदा होता है, जैसे मान लीजिए एक शहर है और उसमें कई सारे घर लगाने लगे, जो कि आजकल बैंगलोर में होने लगा है। दिन का पीक डिमांड जो है उनके पावर प्लांट पे कम हो जाता है और पीक टाइम की बिजली की कीमत ज़्यादा होती है। तो उस टाइम अगर आपका लोड कम पड़ जाए मेन ग्रिड पर, जैसे मान लीजिए कि एक मोहल्ला है, वो मोहल्ला का पावर खपत है जैसे मान लीजिए 1 मेगावाट, उसमें 1 मेगावाट में कहिए वो 15-20% घर से ही आने लग रहा है सबका, तो दिक्कत कम हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक ग्रिड पे लोड कम पड़ता है, उससे प्रदूषण कम पैदा होता है, मतलब तेल का खपत कम होता है, कोयले की खपत कम होता है। तो ये सब कारण से गवर्नमेंट को फायदा है करने वाले से, तो गवर्नमेंट वो करता है। लेकिन आप ये ज़रूर समझिए कि सोलर है, धूप बम है, लेकिन अगर बिजली खराब है, जो कि इंडिया में कई जगह में बहुत गंदी बिजली है, वहाँ पे ये काम नहीं करेगा। बोले ले भैया ये क्या बात हो गया, सोलर तो है, सन है, चकाचक चल रहा है, इन्वर्टर है, तो क्यों बिजली नहीं आ रहा है? ये सब ग्रिड टाई जो बनाया जाता है, इसमें एक बाय लॉ रूल है, यानी कि आप इंडिया में खरीदिए, कनाडा में खरीदिए, चाइना में खरीदिए, कहीं पे भी खरीदिए, बाय लॉ रूल है कि वो बंद हो जाए जैसे ही ग्रिड डिस्कनेक्ट हो। जैसे कि मान लिया पावर कट हो, सीधे से हर हालात में ग्रिड आपका इन्वर्टर बंद होना चाहिए, एकदम कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। अब बोलेंगे ऐसा क्यों है? ऐसा कारण ये है कि ये ग्रिड को बेचता है। अगर आपका इन्वर्टर खुद से बिजली बनाने लगा और बेचने लगा, और मान लीजिए कहीं तार टूट रहा था, वहाँ पे कोई लाइनमैन तो होगा ना जो इसको काम करने की कोशिश करेगा कि भैया ठीक कर देते हैं इसको, लोग मतलब डिस्कनेक्ट करेंगे। और डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होगा? आप तो पावर आइलैंड बना देंगे, क्योंकि जिस जगह पे लोग काम कर रहे हैं उस जगह को मेन सब स्टेशन डिस्कनेक्ट करिए, ठीक है, लेकिन आप तो बिजली डाल रहे थे और बिजली दोनों डायरेक्शन में चलता है। आपने मतलब 220 वोल्ट डाला, वो ट्रांसफार्मर के दूसरे साइड से निकलने लगेगा और 11 केवी का हो जाएगा। तो जो लोग पोल पे हैं वो सीधे ऊपर चले जाएंगे। और ये इसीलिए एकदम कंपलसरी है कि आपका जो सोलर ग्रिड टाई सिस्टम है, जैसे ही ग्रिड खत्म हुआ यानी आपका लाइन भागा, ग्रिड बंद, ना जी ना, हमको रिस्क लेना ही नहीं है। ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कंपनी नौटंकी करती है, ये बाय लॉ रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए आप देखिए कि जनरेटर जहाँ पे भी लगाने को बोला जाता है उसमें हमेशा कहा जाता है भैया आपका डिस्कनेक्ट होना चाहिए। ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो तो और बल्ले बल्ले, डबल डिस्कनेक्ट हो तो और भी। डबल डिस्कनेक्ट ऐसा रहता है कि मतलब 2 सिस्टम है, दोनों से चलेगा तभी काम कर पाएगा। ये इंटरकनेक्ट रखा जाता है कि गलती से भी फेल ना हो, क्योंकि समझ रहे हैं आप 11 केवी तक वोल्टेज दे सकते हैं। जनरली 11 केवी का लाइन पे ही फॉल्ट पड़ता है, उसी को रिपेयर किया जाता है, और आप ट्रांसफार्मर से बिजली ऊपर डाल दिए, दिक्कत हो जाएगा। तो ग्रिड टाई आपको समझिए बैटरी के तौर पर बिहेव कर रहा है, लेकिन एक कीमत के साथ आता है, वो बैटरी कभी भी गायब हो सकती है। तो अब बात करते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर का, जो कि जनरली आप बात करेंगे किलोवाट में, तो जनरली आपको यही मिलने वाला है। तो हिसाब ये रहता है ये है इन्वर्टर ही जो डीसी को लेता है और उसे एसी में बदलता है। बस अंतर ये है कि ये फेज मैच करता है ग्रिड से। ये बहुत तिगड़म वाला बात है, फेज मैचिंग करना, यानी कि जो साइन वेव है वो ऐसा नहीं है कि वो ड्रिफ्ट करे। साइन वेव पहले एकदम जो करते हो ऐसे हुआ गया, ऐसे हुआ गया, उसको हर हालत में एकदम सिंक करना है। मतलब पीक टू पीक, ट्रॉफ टू ट्रॉफ, उसको एकदम परफेक्टली मैच कराना है। और जनरली क्या किया जाता है, ये सब इन्वर्टर जो है, मतलब जैसे मान लीजिए 220 वोल्ट आ रहा है आपका लाइन में, तो ये 200 को ये 22 वोल्ट भेजेगा। ये थोड़ा सा वोल्टेज अपना बढ़ा के रखता है, तभी ये बिजली डंप कर पाता है ग्रिड में। और इसका कोशिश की जाती है जितने हाई क्वालिटी के इन्वर्टर्स होंगे उसमें यूनिटी पावर फैक्टर हो, यानी कि पावर फैक्टर एकदम 1 पे चल रहा है, यानी कि करंट और आपका वोल्टेज दोनों फेज में है, वो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है। जैसे कि जैसे कहते हैं ना खराब पावर फैक्टर होता है तो आपका करंट या तो लैग करने लग जाता है या तो लीड करने लग जाता है, कि कैपेसिटर लगा के लैग करेगा और
और इंडक्टर लगा के लीड करने लगेगा, या उसका उल्टा भी हो सकता है। तो हिसाब वही समझिए कि वो लैगिंग और लीडिंग एकदम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंक होना चाहिए। और कोशिश की जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, कोशिश की जाती है कि फेज़ एंगल है, जैसे कि मतलब तीनों फेज़ के बीच में, हम लोग के घर में जो 3 फेज़ पावर आती है उसमें 3 फेज़ के बीच में डिग्री का डिफरेंस होता है 120 डिग्री। यहाँ पे आप इजीली वापस डाल रहे हैं, तो हर हालत में उसका फेज मैचिंग की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो 1 डिग्री से ज़्यादा अप डाउन नहीं होना चाहिए। मतलब एकदम आप उसको ऑसिलोस्कोप से देखने जाएंगे, आपको देखिएगा कि थोड़ा सा फेज अप डाउन हो रहा है, लेकिन वो 1% तक मतलब 1 डिग्री तक का ऑफसेट जो है ग्रिड बर्दाश्त कर लेगा, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं आपका 5 डिग्री हुआ, बुम हो जाएगा। तो मतलब ग्रिड को जनरली चांसेस है कुछ नहीं होने वाला। जनरली अच्छे इन्वर्टर्स में रहता है कि इन्वर्टर उड़ जाए, ना कि ग्रिड को उड़ाने की कोशिश करे। और बड़े बड़े में यही रहता है, डिस्कनेक्ट रहता है, भैया कुछ गड़बड़ हो गया डिस्कनेक्ट कर दो। और ये सब समझिए कि इसमें एक बैलेंसिंग सर्किट भी रहता है जो कि रिएक्टिव पावर को भी देने लगता है। जैसे मान लीजिए एक टाइम दोपहर हुआ, सबका पीक लोड, सबका सोलर फार्म धड़धड़ा के पीक बनाने लगे, और अगर वो बिजली फीड कर रहे हैं और रिएक्टिव पावर यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं वी ए पावर कम पड़ने लगा, या अपेरेंट पावर कम करने लगा, वोल्टेज सबका बढ़ने लग जाएगा। तो वो भी मैनेज करना रहता है। इसीलिए ग्रिड टाई इन्वर्टर वन ऑफ दी बेस्ट इन्वर्टर माना जाता है। मतलब जनरली जो आपके घर में बैकअप इन्वर्टर रहता है वो सबसे गया गुजरा स्क्वायर वेव रहता है। थोड़ा सा आप खर्च कीजिए तो आपको मिलता है मतलब साइन वेव इन्वर्टर, उससे भी कॉम्प्लेक्स ये आता है ग्रिड टाई इन्वर्टर। ग्रिड टाई इन्वर्टर वन ऑफ दी बेस्ट इन्वर्टर टाइप माना जाता है, और ये समझ ली ग्रिड से सीधे हाथ मिला के चल लेता है। अब फिर ग्रिड टाई काफ़ी काम आसान कर दिया, लोगों के घर में सोलर का वो बम प्रचलन होने लगा, हर जगह दिखने लगा। मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको लगता है कि आपके शहर में नहीं है, आप फिर आइए घूमिए थोड़ा छत पे, आपको दिख जाएगा अरे इसके यहाँ सोलर है। आधा से ज़्यादा रेलवे में लगने लगा है, बैंक्स में लगने लगा है, सरकारी कार्यालय में लगने लगा है, तो आपको दिख ही जाएगा। अब फिर था कि ये सब इन्वर्टर जो है ना बड़ा बल्कि होता है, बहुत फजीयत लगता है, और घर के केस में फजीयत से लोग बचना चाहते हैं। हमें फजीयत नहीं चाहिए, से नो टू फजीयत। तो उन केसेस में डेवलपमेंट एक नया टेक्नोलॉजी का, जिसे कहते हैं माइक्रो इन्वर्टर। तो माइक्रो इन्वर्टर का समझिए टेक्नोलॉजी वही है ग्रिड टाइप वाला, लेकिन उसे बहुत छोटा किया गया। और ये करने का 2 कारण हुआ। पहला कि ये नया टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। दूसरा, आजकल पैनल बहुत बड़े आने लगे। यानी कि जिस टाइम मैं बचपन में 2009 के आसपास, 10 के आसपास सोलर में देखना शुरू किया था, उस टाइम 100 वाट का पैनल बहुत बड़ा बात था। 100 वाट का एक पैनल, वाह जी वाह, बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम में 300 तक आ जाता है, तो हिसाब ये सब 300 से भी ऊपर आता है। मैं तो लिख दूंगा, लिख देगा कोई, लिख देगा जो सबसे बड़ा पैनल आप देखें। बहुत बड़े बड़े पैनल आने लगे, 500 वाट तक छूने की बात हो रही है। तो इतना बड़ा पैनल से एक इन्वर्टर डायरेक्ट कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि 100 में करेंगे तो बहुत ज़्यादा इन्वर्टर आपको लगाना पड़ जाएगा, लेकिन 300 पे बात करते हैं तो ज़्यादा इन्वर्टर्स नहीं लगेंगे। तो हर पैनल जो है वो अपना इसको एक इन्वर्टर दे दिया जाएगा। तो बोलेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा होता है कि हर पैनल आपका इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी कारण से कोई पैनल डैमेज हो जाए या इन्वर्टर फेल हो जाए, आपका सिस्टम डाउन नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका 10 किलोवाट का सिस्टम था, उसमें से एक इन्वर्टर बोल गया, वो इन्वर्टर से समझिए आपका 500 वाट की कैपेसिटी घट गया, लेकिन आपका बाकी जो है वो चलता रहेगा। अगर एक बड़ा यूनिट है वो एक गया तो आपका सोलर फार्म बंद, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। और इसका दूसरा जिस कारण से इसके पीछे सब लोग भागने लगे हैं आजकल आपको किसी भी ब्रांडेड सोलर इंस्टॉलर के पास जाइएगा, वो बोलेगा भैया सर आप माइक्रो इन्वर्टर के पीछे भागिए। कारण ये है कि दोनों जगह पे आपको कम एनर्जी डील करना पड़ रहा है, यानी कि आपका पैनल वोल्टेज जो है वो कम है। बहुत हुआ तो 60 जाएगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो 80, जो कि कम है। आप वहीं स्ट्रिंग इन्वर्टर को देखेंगे, यानी कि जहाँ पे खूब सारे पैनल को जोड़ के डाल देता है, वो 100 वोल्ट से ऊपर चलता है, 200 वोल्ट तक कई केसेस में आता है। और जो सबसे भयानक मैंने देखा है, 1500 वोल्ट डीसी ये सोलर फार्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सोचेंगे उतना हाई वोल्टेज डीसी का साइड इफेक्ट है, बहुत साइड इफेक्ट है। वो कैपेसिटर, पीसीबी, हर चीज़ के लिए बहुत भारी पड़ता है। उसके लिए मतलब बहुत मोटे केबल इस्तेमाल करना है, बहुत भयानक इंसुलेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो कैपेसिटर उसको हैंडल कर सके, जो मतलब रजिस्टर, डायोड, ये सब जो हो, वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ता है ताकि वो उतना झेल सके। तो ठीक है, वो बनते हैं, लेकिन दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आम लोगों की आम ज़रूरतों के लिए वो बहुत भारी पड़ता है। तो इसीलिए लोअर वोल्टेज, यानी कि एक पैनल का जितना वोल्टेज है, जो कि 80 के नीचे ही रहेगा जनरली, उससे ही इसको चलना है। तो इसके लिए इसका रजिस्टर का दाम आधा, कैपेसिटर का दाम आधा, तो ठीक है, वो इस पर कम लोड आ गया डीसी साइड में। अब बात करते हैं, ये जैसे ही डीसी को एसी में बदलेगा, एसी में तो ये और कम पावर देगा। आपको समझिए बेयरली 2 या 3 एम्प देने वाला है। तो एसी साइड में भी इसको बहुत ज़्यादा एम्पेयर का नहीं, आपका बिजली का रेटिंग जो है एम्प्स में ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, वोल्टेज में उतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखिएगा कि आपका एम्प्स रेटिंग बढ़ते जा रहा है, दाम धड़धड़ा के भागने लगता है, ये कम एम्प पे काम करता है। तो इसी कारण से डीसी भी इसका कम एम्प का है, कम वोल्टेज का है। एसी जो है वो वोल्टेज तो हाई है 220 वोल्ट, लेकिन वो कम एम्प का, जो कि आप देखते होंगे बहुत सस्ता मिलता है। तो ये दोनों कारण से ये बहुत लंबा लाइफ देता है। जैसे आपका इन फेज का ये इन्वर्टर सब है, इसमें
25 साल की वारंटी आती है। और अगर सब कोई झूठ नहीं बोल रहा है तो लिटरली ऑस्ट्रेलिया में कई लाख पीस बेचे जा चुके हैं और इसमें से एक दो पीस खराब हुआ है, समझिए। एक दो लाख पीस बेचे गए और उसमें एक दो पीस खराब हुआ। तो बहुत बहुत लंबा ये सब चलता है। कारण वही है कि इसका दोनों सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, डीसी सर्किट और एसी सर्किट, दोनों बहुत हल्का है कि लाइक हल्का है। और ये सबको जनरली बाहर रहना पड़ता है, तो इसको दो साइड इफेक्ट है। इसको थर्मल स्ट्रेस बहुत झेलना पड़ता है क्योंकि गर्म होगा ठंडा होगा, गर्म होगा ठंडा होगा। और फिर पानी पानी तो बैंड बजा देगा। तो किया जाता है कि इसके अंदर इपॉक्सी भर के सील कर देते हैं। पानी घुस ही नहीं सकता। आप इसे पानी के अंदर भी डुबा दीजिए तो भी ये काम करता रहेगा, इसको पानी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और चूंकि पूरा सील रहता है और लोड उतनी नहीं रहती, इफिशियंसी पे ये लोग पूरा मेहनत करते हैं। क्योंकि जब आप इपॉक्सी से किसी चीज़ को सील कर देते हैं, थोड़ा सा भी हीट जो उसमें बन रहा है वो अंदर से पकाने लग जाएगा उसको। तो इसको बहुत इफिशियंट बनाने पर मेहनत करता है, नहीं तो चलेगा ही नहीं। तो जनरली कहीं ये सब 95 से ऊपर रहता है इफिशिएंट। तो वही समझिए कि अब ये माइक्रो इन्वर्टर्स अगर आप लगा रहे हैं, ढंग के ब्रांड का सिस्टम है, सब चीज़ सही चल रहा है, आप आराम से ऐसा प्लांट बनवा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, जिसको आप आंख मूंद करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली महंगी टेक्नोलॉजी है। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका समझिए 4 साल की जगह 6 साल हो जाएगा। और आप आराम से आंख मूंद करके, कभी कुछ डिफेक्ट हुआ रिप्लेस करवाइए। नहीं, अगर मान लीजिए कंपनी रिप्लेस नहीं भी कर रहा है तो एक नया खरीदने में आपको उतना अखरेगा नहीं। वहीं मतलब समझिए 400 वाट का एक माइक्रो इन्वर्टर वर्सेस किलो वाट का एक बड़ा इन्वर्टर, बहुत दाम में अंतर है। मतलब एक समझिए 8 से 10 हज़ार में निपटेगा, दूसरा आपको सीधे बोलेगा सर 1.5 लाख चाहिए। तो इसी कारण से लोग इसके पीछे आजकल बहुत भागने लगे। और प्लस ये आप बाद में ऐड कर सकते हैं, खास करके ऑफलाइन जो लोग इसको इसको एक तरीका है ट्रिक करने का कि ये ऑफलाइन में काम कर सके। तो वहाँ पे आपको सिर्फ पैनल खरीद लिया, ये लगाइए, खुद ही जुड़ लिया, आपको दिमाग ज़रूरत ही नहीं है। और ये दूसरा एक फ़ायदा होता है कि जिनका आपका छत में जो है वहीं पे सारा काम होता है। सिर्फ कुछ तार आएंगे नीचे जो आपका सर्किट ब्रेकर और कनेक्शन में अटैच होना है। ऐसा नहीं बड़का बैटरी रूम चाहिए, कनेक्शन रूम चाहिए, बहुत सारी चीज़ कम हो जाता है। तो मैं आम पब्लिकों की आम ज़रूरतों के लिए ये सब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी साबित हो रही है। तो ये है माइक्रो इन्वर्टर के बारे में। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ग्रिड टाई इन्वर्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दूसरा शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लेंगे, मैं हर कॉमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।